नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 6 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज का जो डेली 30 का कार्यक्रम है, आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है मुगल साम्राज्य। जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें शाहजहां और औरंगजेब पर आज हम प्रश्न देखेंगे। पहले भी 2 एपिसोड हम इस पे कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। तो आज डेली 30 का ये टॉपिक प्लस करंट अफेयर। आज हम पहले करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक कम हो सकता है। पूरे अगर जीडीपी को देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो इतनी कमी आ सकती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 महीने तक रोक लगी रहती है तो ये और बढ़ जाएगा, 2.8% हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में कितना खतरनाक हो सकता है इकोनॉमी के लिए कोविड-19, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर स्थित है? लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश अब है, लद्दाख में ये स्थित एक छोटा सा गांव है नीमू, और जास्कर श्रृंखला जो है, जास्कर रेंज जो है उससे घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये चर्चा में रहा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है जो कारगिल के पास 1000 फीट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? ये कौन सा वित्तीय संस्थान है? वित्तीय संस्थान इसमें आप देखेंगे तो एशियाई विकास बैंक जो है, इसने अभी सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको एनजीएफएस के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल हो गया है। और एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है। जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं और जो पर्यवेक्षक होते हैं उनका एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। और इसे वर्ष 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल क्या रहे हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल जी। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एसटीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये स्कोर इसका क्या रहा है? स्कोर रहा है 61.9 भारत का, और इसको जो स्थान प्राप्त हुआ है 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है एक वैश्विक थिंक टैंक है और पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहां से कर सकते हैं, उसकी ये डिग्री देता है, शिक्षण संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जापान में स्थित है। ये जो संगठन है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का अकादमिक और अनुसंधान सेंटर है, उसकी अकादमिक और अनुसंधान शाखा है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और वर्ष 2030 की अवधि में वैश्विक जो ई कचरा है, ई वेस्ट जो है, उसमें 38% की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। इसी रिपोर्ट के कारण यह चर्चा में रहा है। ई कचरे में मरकरी आता है, कैडमियम आता है, क्रोमियम आता है, ये लैपटॉप, ये मोबाइल फोन और भी जो गैजेट्स हैं, जो भी इंटरनेट की और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये जो आप और हम यूज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ई वेस्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार आय के स्तर के आधार पर भारत की श्रेणी क्या है? भारत किस श्रेणी में है? यानी कि इसमें निम्न आय, उच्च आय, ऊपरी मध्य आय, निम्न मध्य आय,
तो ये 3 कैटेगरी अगर इस हम देखें तो मतलब 3 क्या और इसको सब डिवाइड किया जाता है, निम्न, उच्च और मध्यम में। एक तो ये सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये मिडिल में है, और मिडिल में उच्च में है कि निम्न में है, तो मिडिल में निम्न मध्य में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान किस राज्य के पर्यटन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है? इंतजार आपका राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, और इसी सोशल मीडिया अभियान का नाम रखा है इंतजार आपका। ठीक है, और ये जो अभियान है, ये इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि पर्यटकों को टूर पैकेज की पेशकश की जाए और विश्वास में लिया जाए कि कोविड-19 के संक्रमण से वो बचे रहेंगे, जिससे कि लोग आए। नहीं तो आय नहीं होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बिना पैसे की कुछ किया नहीं जा सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप देखिए कितनी समस्याएं आपको होती हैं। ए ऑप्शन इसका जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट है, मध्य प्रदेश का सही है। चलिए देख लेते हैं 22 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर। शाहजहां से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका खुसरो था, ये दे हुआ है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, शाहजहां ने मुमताज महल को नूर महल की उपाधि दी थी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब शाहजहां का बचपन का नाम क्या खुसरो था? शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था 1592 ईस्वी में। 1592 में ईस्वी में जब इसका जन्म हुआ तो उस समय इसका जो नामकरण किया गया था, इसका नाम खुसरो नहीं खुर्रम रखा गया था। पहला गलत है। और शाहजहां ने मुमताज महल को मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी। मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी। मल्लिका ए जमानी ये उपाधि नहीं दी थी, नूर महल की उपाधि नहीं दी थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, उससे इसकी शादी हुई थी शाहजहां की, और इसी का नाम क्या था? मुमताज महल। अगला प्रश्न, शाहजहां का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में इतिहास में पहली बार उत्तराधिकारी के मुद्दे पर खुर्रम जो शाहजहां था और राजकुमार शहरयार, इन दोनों के बीच में, शहरयार और खुर्रम के बीच में, खुर्रम ही शाहजहां है, तो शाहजहां और शहरयार के बीच में युद्ध हुआ। और 1628 ईस्वी में आगरा में क्या हुआ? अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण करके शाहजहां गद्दी पर बैठा था। यहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। निम्न में से कौन शाहजहां के पुत्रों में शामिल नहीं था? कामबख्श क्या इसका पुत्र था? दारा सिको इसका पुत्र था। औरंगजेब था। मुराद बख्श था। 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी जो जीवित बचे थे। कई और बच्चे इनके एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। तो जहां आरा, दारा सिको, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहन आरा ये थे। कामबख्श इसमें नहीं था। डी ऑप्शन इसका, ये कामबख्श नहीं था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शाहजहां के अंतिम 10 वर्ष आगरा के किले में शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। आगरा के किले में शाहबुर्ज में इसके जो अंतिम समय है वो तो इसने बंदी की तरह व्यतीत किया था इसका अपने जीवन का, लेकिन ये 10 वर्ष का समय नहीं था, ये 8 वर्ष का समय था। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष व्यतीत किए थे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि इस दौरान उसकी बड़ी पुत्री गौहर आरा ने साथ रहकर उसकी सेवा की थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताजमहल, शाहजहां की जो मृत्यु हुई वो 1666 में हुई, और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों के द्वारा दफना दिया गया था। लेकिन उसके पहले, मृत्यु के पहले जो इसने अंतिम समय व्यतीत किया था, उसमें उसकी बड़ी पुत्री जो थी वो जहां आरा थी। गौहन आरा छोटी थी, जहां आरा उसकी बड़ी पुत्री थी जो उसके साथ में थी। तो दूसरा भी गलत हो गया। इस तरीके से 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी सही इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को ऐसा कहा जाता है कि स्थापत्य कला का ये गोल्डन एरा था, गोल्डन एज था? तो ये शाहजहां का ही शासन काल है जिसको कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके समय में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल,
लाहौर के किले में स्थित है शीश महल, तो लाहौर के किले में जो शीश महल स्थित है वो भी इसने ये बनवाया था। अपनी बेगम इसकी थी मुमताज महल, उसी की याद में उसने ताजमहल बना दिया। ठीक है ना। अब ऐसे प्रेमी सबको चाहिए, ऐसे पति सबको चाहिए कि जो ऐसा कर सके। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? शाहजहां के समय में संगीतक थे लाल खां, उनको गुण समुद्र की उपाधि इन्होंने दी थी। और संगीतक थे जगन्नाथ को इन्होंने, ये हिंदी के कवि थे, इनको महाकविराय की उपाधि दी थी। तो ये कवि जगन्नाथ थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो अहमदनगर था, अहमदनगर को इसने जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। 1633 की ये बात है। दूसरा है कि शाहजी भोसले ने अहमदनगर के पतन के बाद शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु अहमदनगर का जब पतन हो गया तो उन्होंने बीजापुर की सेवा को स्वीकार कर लिया था। तो ये शाहजहां की सेवा को नहीं, बीजापुर की सेवा को स्वीकार किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शाहजहां ने अहमदनगर के वजीर एवं मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को राज्य की सेवा में भी लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। मलिक अंबर का अयोग्य पुत्र था फतेह खां, इसको अयोग्य पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि मोहम्मद सैयद, जिसको मीर जुमला के नाम से भी जाना जाता है, को शाहजहां ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट। वास्तव में हुआ यह था कि मीर जुमला ने शाहजहां को किया था, शाहजहां ने मीर जुमला को नहीं किया था। ये गलत दिया हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया। शाहजहां के समय में 1622 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का अधिकार हो गया था, ये भी गलत है। कंधार मुगलों के अधिकार से 1622 में निकल गया था, अधिकार उस समय हुआ नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां की कूटनीतिक प्रयास से असंतुष्ट किलेदार जो अली मर्दान था, उसने 1639 ईस्वी में किला फिर मुगलों को सौंपा था। तो ये किसके समय में मुगलों के अधिकार क्षेत्र से निकला था? जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में नहीं, जहांगीर के समय में अधिकार हो नहीं गया था, निकल गया था। दोनों चीजें यहां पर गलत दी हैं। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर को तोड़ने की आज्ञा दी थी। जो चिंतामणि मंदिर है उसको तोड़ने की आज्ञा दी। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शाहजहां ने जो झरोखा दर्शन है, तुलादान है और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा है, इसको जारी रखा था। पहला सही है। और अहमदाबाद की चिंतामणि मंदिर की मरम्मत की आज्ञा इसने दी थी, इसको इसने नहीं तोड़ा था, तोड़ा नहीं था। इसकी मरम्मत के लिए इसने कहा था कि इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शाहजहां की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुई। शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी, उसके पहले ही उत्तराधिकार की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे। वहां पे काम बख्श दिया था ना, यहाँ ये सही आप जान लीजिए, मुराद बख्श था। तो मुराद बख्श, दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई उसके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गई। 1657 में शाहजहां की बीमारी से लेकर अगले 1 साल तक उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता रहा कि कौन उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, शाहजहां के चारों पुत्र के जो जन्म हुआ था वो एक ही माता के गर्भ से हुआ था। और अब ऐसे में बड़ी समस्या थी, सिंहासन के लिए जो कोई भी, जो इसमें चारों लोग थे, वो कोई भी अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और इन चारों पुत्रों में अगला है कि औरंगजेब अपने पिता का विश्वास पात्र था, यहां पर दिया हुआ है, लेकिन औरंगजेब विश्वास पात्र नहीं था। ये चारों पुत्रों में दारा अपने पिता का विश्वास पात्र था। ठीक है, दारा विश्वास पात्र था। और जो औरंगजेब है वो दारा वहां पर पिता के साथ, औरंगजेब जब, मैं बताना चाह रहा था, जो शाहजहां है, औरंगजेब नहीं, जो शाहजहां था, शाहजहां के साथ दारा अपने, उसके पिता थे क्योंकि, और ये विश्वास पात्र था उनका, तो अपने पिता के साथ ये अधिकांश समय रहता था आगरा में। ठीक है।
और शाहजहां जब बीमार हुआ तो दारा सिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था उसने। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पहले ही जीवित था तभी शुरू हो गया था और विश्वास पात्र दारा था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? और ये युद्ध हुआ था अप्रैल में 1658 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। शाहजहां जब बीमार था तो इसकी सूचना जब अन्य राजाओं के पास, राजकुमारों के पास पहुंची, तो शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली पर अधिकार के लिए वो वहां से चल पड़ा। 1658 में शाह शुजा ने बनारस के पास बहादुरपुर में मुगल सेना से शाह शुजा को पराजित होना पड़ा, हार माननी पड़ी इसको। और दो अन्य विद्रोही जो राजकुमार थे, औरंगजेब और मुराद, ये आपस में समझौता कर बैठे। फिर अप्रैल 1658 में शाही सेना से धर्मस का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह और कासिम खां, इन्होंने किया था। और इस युद्ध में अंततः शाही सेना क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। तो शाही सेना इसमें पराजित हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? कौन सा एक विकल्प गलत है ये आपको बताना है। पहला है कि जॉन बैप्टिस्ट टैबनियर फ्रांसीसी यात्री था जो एक जौहरी था, सही है। फ्रांसिस बर्नियर जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, बर्नियर चिकित्सक था, ये भी सही है। निकोलो मनोची उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जो ये शाहजहां के चारों पुत्रों में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध, उसका ये प्रत्यक्षदर्शी था, तो ये भी बिल्कुल सही है। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था, यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीटर मुंडी था वो ब्रिटिश यात्री नहीं था। पीटर मुंडी इतावली था, इटालियन था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी? शाह बुलंद इकबाल जो उपाधि थी, ये शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था, कौन? दारा। दारा ही सबसे बड़ा पुत्र था। दारा सिकोह बहुत योग्य व्यक्ति था। दारा सिकोह उपनिषदों का इसको ज्ञान था, बहुत ही धर्म ग्रंथ पढ़ता रहता था और धार्मिक चीजों में बहुत इसकी रुचि थी, बहुत योग्य व्यक्ति था। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। पंजाब की सूबेदारी जब उसे मिली तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर इसी को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि दारा ने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दारा कादरी सूफी मुल्ला शाह बदख्शी का अनुयायी था, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत योग्य व्यक्ति था। दारा ने स्वयं अपनी देख रेख में ये संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता को फारसी में अनुदित कराया था, अनुवाद इसका कराया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दारा ने स्वयं तथा काशी की कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से जो उपनिषद थे, 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। सिर्र ए अकबर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, जहां आरा ने सूफी संत मुल्ला शाह पर साहिबिया नामक पुस्तक लिखी। जहां आरा भी बहुत ही योग्य थी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां आरा को औरंगजेब ने साम्राज्य की प्रथम महिला का ओहदा दिया था। जैसे आज देखा जाए तो प्रथम महिला कौन होती है? जो राष्ट्रपति की वाइफ होती है, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है। और प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम जो मतलब नागरिक पुरुष कौन होता है देश का? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। नागरिक मतलब प्रथम जो राष्ट्रपति होगा उसको माना जाता है। तो इसी तरीके से कुल मिला के इस तरह का ओहदा मिला था जहां आरा को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। सफीनत उल औलिया क्या है? सफीनत उल औलिया जो है, ये विभिन्न परंपराओं के सूफियों के जीवन वृत्त जो होते थे उनको कहा जाता था। विभिन्न परंपराओं की सूफियों की जो जीवन वृत्त हैं उनको कहा जाता था सफीनत उल औलिया। ऐसे एक है इस्नात उल आरफीन। जो इस्नात उल आरफीन है ये विभिन्न संतों की बाड़ी का संकलन है। ऐसे एक है तरीकन उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण जो हैं उनको तरीकन उल हकीकत कहा जाता है। और ऐसे एक है रिसालाए हमनुमा, ये सूफी प्रथाओं का वर्णन है। रिसालाए हमनुमा सूफी प्रथाओं का वर्णन है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार के युद्ध में कौन सा मुगल शाहजादा विजयी हुआ? कौन सा
जो व्यक्ति था, इसीलिए वहां पे मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये प्रश्न आने वाला था। तो जो युद्ध हुआ था दारा शुजा मुराद और औरंगजेब में, तो इसमें अंत में औरंगजेब विजयी रहा और बाद में औरंगजेब ही शासक बना। स्टोरियो द मोगोर पुस्तक का लेखक कौन है? स्टोरियो द मोगोर जो पुस्तक है, ये पुस्तक है मनुची की। किसकी पुस्तक है? मनुची की। और मनुची ने इसमें वर्णन किया औरंगजेब के सिंहासन रूढ़ होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाक बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत भेजा था। और जो ये फारसी दूत था, वो फारसी दूत मंडल, जो दूत मंडल था, ये मुगल दरबार में भेजा उसने, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में बहुत बढ़ा चढ़ा के किया है। यही ये पुस्तक है। और इसने दारा सिकोह के सहयोग से तोप संचालक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और कालांतर में दारा के पराजित होने के बाद मनुची ने डॉक्टरी पेशा अपना लिया था। तो ये चिकित्सक भी था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर के विरुद्ध विशाल सेना भेजी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1665 की बात है। शासक बनने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत में सभी राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने का प्रयत्न किया और इसी के तहत उसने ये कार्य किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि 1665 ईस्वी में ही जयसिंह ने शिवाजी को परास्त कर उसके साथ पुरंदर की संधि कर ली थी। तो जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में परास्त किया था। बिल्कुल सही है, शिवाजी को परास्त किया था, जयसिंह ने किया था। और इसके साथ में पुरंदर की संधि की थी औरंगजेब के साथ में। ठीक है ना। बाद में शिवाजी के सहयोग से उसने बीजापुर के विरुद्ध अभियान किया और अली आदिल शाह से अपनी रक्षात्मक तैयारी के द्वारा जोरदार संघर्ष किया और जय सिंह को खाली हाथ वहां पर लौटना पड़ा। ठीक है ना। तो जय सिंह ने शिवाजी को परास्त कर उसके साथ पुरंदर की संधि कर ली थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है कि माना जाता है कि औरंगजेब की दोषपूर्ण दक्षिण नीति मुगलों के पतन का सर्वप्रमुख कारण थी। बिल्कुल सही है। औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो दोषपूर्ण थी और इसी कारण से मुगलों का जो है वो पतन हो गया। और जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अधिग्रहण की नीति अपनाकर दिल्ली सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब ने भी मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अधिग्रहण की नीति अपनाकर दिल्ली सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैंने आपको बताया ना पहले के उदाहरण में, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और औरंगजेब के उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से अयोग्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और वे औरंगजेब द्वारा जो विस्तारित साम्राज्य था वो संभाल नहीं पाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था इसका। अगला प्रश्न है और सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके पहले मैं आपकी टीम के द्वारा दिए गई सूचना को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर आप बीईओ, आरओ और यूपीपीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसकी तैयारी आप कैसे अच्छी कर सकें, कैसे अपने को इस लायक बना सकें कि आप कोई शख्स सुबह के साथ वापस ना आए एग्जाम देके कि हमको पास ही होना है, ये मुहर लगा के आए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी मिल सकती है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर में जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान तथा उदारवादी शासक था। जब कट्टर हो जाएगा तो ये उदारवादी कहां से होगा? ये क्या था? उदारवादी नहीं था, ये रूढ़िवादी शासक था। तो सुन्नी था और रूढ़िवादी था, ये ध्यान रखिएगा। पहला गलत हो गया। उसने कुरान या शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया था। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बहुत कट्टरवादी था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार औरंगजेब इस्लामी ढंग से राज करता था। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाया था, बंद करा दिया था कि खुदवाया था, ये कंफर्म करिए। इसने क्या किया था? मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था। नौरोज जो पारसियों का त्योहार था उसे राज्य में मनाया जाना इसने बंद करा दिया था। तो इस तरीके से औरंगजेब ने, उलेमा ने जो कहा वही किया। ठीक है।
और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब दार उल इस्लाम, इस्लामिक देश की जगह दार उल हर्ब, काफिरों का देश का समर्थक था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। औरंगजेब काफिरों का देश का समर्थक नहीं था, वो दार उल हर्ब यानी काफिरों के देश की जगह पे दार उल इस्लाम का समर्थक था। तो वो चाहता था दार उल इस्लाम की स्थापना करना। पहला ये तो गलत हो गया। औरंगजेब ने मुहत्सिब, अर्थात मुहत्सिब का मतलब क्या होता है? धर्माधिकारियों के नियुक्ति, प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए जो होता है व्यक्ति, देखने के लिए मुहत्सिब की क्या की थी? नियुक्ति की थी। ठीक है ना? तो नियुक्ति की थी प्रजा के चरित्र पर निगरानी करने के लिए। धर्माधिकारियों धर्माधिकारी ये होते थे और उनके कार्य, प्रजा की निगरानी कर सके और उनके कार्यों को देख सके, इसके लिए मुहत्सिब होते थे। इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी इसने सत्ता में बैठते ही जो झरोखा दर्शन था उसको बंद कर दिया, सम्राट की पूजा की परंपरा धीरे धीरे इसने विकसित कराई, और शरीयत के अनुसार ये गलत भी थी। मतलब ये अजीब सब इसका सिस्टम था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एंजॉय करिए इसको, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इससे छोटे प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फैक्ट तैयार हो जाएगा तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक का बटन आपका बता देता है कि आपको कैसा लगा। शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करने के साथ साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हैं आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। IAS प्रेप अकेडमी के ऐप पे भी ये क्लास अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी ये मिल जाएगी।